कमांडो इमरान केजीबी के कैद खाने से फरार होकर एक ड्रम में छुपा हुआ था। वो जानता था कि कूड़े के ड्रम ले जाने वाला ट्रक सुबह सुबह ही आता है। उसने अपने कान उस ट्रक की आवाज पर लगा रखे थे। इतने में इमरान को ऐसी आवाज सुनाई थी जैसे कोई ट्रक चला रहा है। उसने सांस रोककर कान उस आवाज पर लगा दिए। आवाज दूर से आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थी। ये भारी ट्रक की आवाज थी और कूड़े के ड्रम ले जाने वाला ट्रक ही हो सकता था। इमरान ने खुदा का शुक्र अदा किया। अब वो उस कत्लगाह से बाहर निकल सकता था। ट्रक कूड़े के ड्रमों के पास आकर रुक गया, मगर उसका प्रेशर इंजन चल रहा था। ये ट्रक अपने आगे को बढ़े हुए शिकंजे से ड्रम को दोनों तरफ से जकड़कर ऊपर उठाता और ड्रम का सारा कूड़ा करकट ट्रक के पीछे उलट देता। किसी ने ड्रम का ढकना उल्टा दिया। इमरान ने कंबल अपने ऊपर किया और कूड़े में घुस गया ताकि बाहर से उसे कोई देख न ले। लेकिन कूड़ा करकट ले जाने वालों ने ड्रम के अंदर झांक कर भी न देखा। थोड़ी ही देर के बाद ट्रक के शिकंजे ने ड्रम को दोनों तरफ से जकड़ लिया और आहिस्ता आहिस्ता उसे ऊपर उठाने लगा। इमरान को खतरा था कि कहीं वो बाहर ना लुढ़क जाए, लेकिन शिकंजा ड्रम को बिल्कुल सीधा ऊपर उठा रहा था। थोड़ा ऊपर ले जाकर शिकंजे ने ड्रम को ट्रक के पिछले हिस्से में उल्टा दिया, जहां पहले ही काफी कूड़ा करकट भरा हुआ था। इमरान कूड़े के साथ ही गत्ते के खाली डिब्बों, खाली बोतलों और सारे कबाड़ के हमरा ट्रक में लुढ़क गया। उसके ऊपर कूड़े का एक ढेर गिर पड़ा और दवाइयों वगैरह की बदबू से उसका दम घुटने लगा। उसने कूड़े को इधर उधर हटाकर सर बाहर निकाला और लंबे लंबे सांस लेने लगा। उसके फौरन बाद ही दूसरे और फिर तीसरे ड्रम का कूड़ा करकट उसके ऊपर गिरा। इमरान ने तेजी से हाथ पांव चलाकर बड़ी मुश्किल से अपनी गर्दन को कूड़े के ढेर से बाहर निकाला। वहां सिर्फ 3 ही ड्रम थे। ये आखिरी 3 ड्रम थे जो ट्रक ने उठाने थे। उसके बाद ट्रक पीछे की तरफ घूमा और आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। ट्रक ऊपर से खाली था। इमरान को ताजा हवा ने ताजा दम कर दिया। उसके ऊपर बर्फ भी गिर रही थी। उसने सर पर कंबल डाल रखा था। बाहर रात तारीक थी। केजीबी के उस टॉर्चर हाउस की इमारत के गेट में से गुजरते हुए ट्रक के ड्राइवर ने गेट पर खड़े सिपाही से ऊंची आवाज में कोई बात की, जिसके जवाब में सिपाही ने भी कुछ कहा और गेट खुलने की आवाज आई। दूसरे लम्हे ट्रक इमारत से बाहर खुली सड़क पर आ गया और गिरती बर्फ में उस वीरान सड़क पर दरमियानी रफ्तार से चल रहा था। कमांडो इमरान को यकीन नहीं आ रहा था कि वो केजीबी की कत्लगाह से फरार होने में कामयाब हो गया है। वो सोचने लगा कि अगर तातारी मुसलमान उसकी मदद न करता तो उसका वहां से फरार होना नामुमकिनात में से था। लेकिन खतरा अब भी उसके साथ साथ चल रहा था। रूस का सारा मुल्क इमरान के लिए केजीबी की कत्लगाह से कम नहीं था और अभी इतने वसीअरीज मुल्क से निकलने का फैसला कुन मरहला बाकी था। ट्रक की रफ्तार थोड़ी तेज हो गई थी। खुले ट्रक के अंदर सर्द बर्फीली हवा भी आ रही थी और बर्फ भी गिर रही थी। इमरान ने कंबल में मुंह सर छुपा लिया। ट्रक किसी बड़ी सड़क पर जा रहा था। इमरान के ऊपर से थोड़ी थोड़ी देर के बाद बिजली के खंभों पर लगी हुई मरकरी लाइट की रोशनी गुजर जाती। ट्रक काफी देर तक चलता रहा। फिर वो एक तरफ घूमकर किसी दूसरी सड़क पर आ गया। उस सड़क पर भी वो काफी देर तक चलता रहा। उसके बाद उसकी रफ्तार हल्की होने लगी और घूमकर किसी ऐसे मैदान में आ गया जहां ट्रक थोड़ा थोड़ा उछल रहा था। उसकी रफ्तार बहुत हल्की हो गई और आखिर वो एक जगह रुक गया। रुकने के बाद ड्राइवर ने ट्रक को आहिस्ता आहिस्ता पीछे ले जाना शुरू कर दिया। ट्रक का ताकतवर इंजन काफी शोर मचा रहा था। ये वो जगह थी जहां ट्रक ने अपना कूड़ा उलट देना था। ट्रक बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता पीछे को चलते हुए एक जगह आकर रुक गया। अब उसकी प्रेशर मशीन चलने लगी और ट्रक का पिछला हिस्सा ऊपर को उठने लगा। इमरान ने इधर उधर हाथ चलाए, मगर कोई ऐसी हुक वगैरह नहीं थी जिसको वो पकड़ लेता। ट्रक का पिछला हिस्सा एक खास बुलंदी पर जाकर रुक गया। फिर वो पीछे की तरफ झुकने लगा और एकदम झुक सा गया। सारा कूड़ा करकट लुढ़क कर एक गड्ढे में गिरा। कूड़े के साथ ही इमरान भी लुढ़कता हुआ कूड़े के गड्ढे में जा गिरा और उसके ऊपर कूड़े का अंबार गिरा। उसका दम घुटने लगा। उसने जल्दी जल्दी हाथ पांव चलाकर अपने चेहरे को कूड़े से बाहर निकाला। अभी तक रात का अंधेरा ही था और मुसलसल बर्फ गिर रही थी। ट्रक ने दूसरा और फिर तीसरे ड्रम का कूड़ा भी गड्ढे में उलट दिया। ये कूड़ा इमरान की एक साइड पर गिरा और उसकी एक जानिब कूड़े की दीवार सी खड़ी हो गई। वो वहीं दुबक कर बैठा रहा। ट्रक की प्रेशर मशीन खाली ड्रम को पीछे ले जा रही थी। जब मशीन ने तीनों खाली ड्रम ट्रक के पीछे रख दिए तो ट्रक का पिछला हिस्सा भी अपनी जगह पर वापस चला गया। उसके बाद ट्रक पीछे हटते हटते एक जगह रुका और फिर आगे की तरफ चल पड़ा। इमरान कूड़े के गड्ढे में उसी तरह बैठा रहा। उसे ट्रक नजर नहीं आ रहा था, मगर ट्रक की आवाज सुनाई दे रही थी जो आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जा रही थी। जब ट्रक की आवाज गुम हो गई तो इमरान ने अपने आप को कूड़े के ढेर में से निकाला और गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। इतने में उसे गड्ढे के बाहर से किसी की आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर निगाह उठाकर देखा। गड्ढे के किनारे पर 2 इंसानी हयूले खड़े थे। इमरान एक तरफ हट गया। एक आदमी ने ऊपर से दूसरी बार आवाज देकर इमरान को पुकारा।
वो अपनी जबान में उसे कुछ कह रहा था जो इमरान की समझ में नहीं आया। उसके बाद उसी आदमी ने पहले बिस्मिल्लाह कहा, फिर 2 बार अल्हम्दुलिल्लाह कहा। इमरान समझ गया कि ये तातारी मुसलमान के साथी ही हो सकते हैं। वो गड्ढे में उस तरफ आ गया जहां दोनों आदमी खड़े थे। गिरती बर्फ और अंधेरे में उनके सफेद हयूले से नजर आ रहे थे। दोनों आदमी गड्ढे के किनारे पर बैठ गए और उन्होंने इमरान के हाथ पकड़कर उसे गड्ढे से बाहर खींच लिया। इमरान का कंबल गड्ढे में ही रह गया। उसके बदन पर सिर्फ एक गर्म कमीज थी। दोनों आदमी ऊंचे कद के थे और दोनों की लंबी दाढ़ियां थी जिन पर बर्फ की तह जमी हुई थी। उन्होंने पोस्तीन के लंबे कोट पहन रखे थे और सरों पर गर्म रूसी टोपियां थीं। उनमें से एक आदमी ने अपना पोस्तीन का कोट उतार कर इमरान को पहनाया और कुछ कहकर उसका बाजू पकड़ा और दोनों एक तरफ को दौड़ पड़े और अपने साथ इमरान को भी दौड़ाने लगे। वो एक हमवार खुले मैदान में दौड़ रहे थे जो नरम नरम बर्फ से ढका हुआ था। जब बर्फ गिर रही हो तो वो नरम होती है और उस पर आदमी तेज भी दौड़ सकता है, लेकिन जब बर्फ गिरने के बाद हवा चलती है और बर्फ शीशे की तरह सख्त और फिसलनी हो जाती है तो उस पर दौड़ना तो क्या चलना भी मुश्किल हो जाता है। पहाड़ों के लोग कहते हैं कि इस किस्म की शीशा बर्फ पर गिरने वाले आदमी को जो चोट लगती है वो मुश्किल से ही ठीक होती है। दौड़ते दौड़ते वो मैदान से बाहर निकल आए। आगे ऊंचे ऊंचे बर्फ पोश दरख्त खड़े थे। उन दरख्तों में घुस गए और दौड़ने की बजाय तेज तेज चलने लगे। आखिर दरख्तों का वो छोटा सा जंगल भी खत्म हो गया। जंगल की दूसरी जानिब एक जगह वैगन का एक छोटा सा बंद डिब्बा खड़ा था। ये वैगन बर्फ में ढकी हुई थी। एक आदमी डिब्बे के पास पहुंचकर जल्दी से ड्राइवर की सीट की खिड़की खोलकर अंदर बैठ गया। दूसरा तातारी इमरान के साथ डिब्बे के पीछे घुस गया और वैगन 2-3 बार सेल्फ दबाने के बाद स्टार्ट होकर तेजी से चल पड़ी। वैगन का डिब्बा चारों तरफ से बंद था। दड़ियल तातारी उसके सामने वाली सीट पर बैठा था। अंदर अंधेरा था। आहिस्ता आहिस्ता इमरान को अंधेरे में भी तातारी की शक्ल दिखाई देने लगी। वो अपनी दाढ़ी और पोस्तीन के कंधों पर से बर्फ झाड़ रहा था। इमरान उस तातारी मुसलमान से बात करना चाहता था मगर वो उनकी जबान नहीं जानता था। वो लोग भी इमरान की जबान नहीं समझते थे। वो टूटी फूटी उर्दू में भी बात नहीं कर सकते थे। इमरान को यकीन नहीं आ रहा था कि वो रूसियों की एक बहुत बड़ी कत्लगाह से फरार होने में कामयाब हो गया है। वैगन का डिब्बा हिचकोले खाता चला जा रहा था। ये सफर कोई 1.5-2 घंटे तक जारी रहा। इसी दौरान वैगन एक जगह थोड़ी देर के लिए रुकी। सिर्फ ड्राइवर नीचे उतरकर इंजन को कुछ करता रहा। दूसरा तातारी मुसलमान इमरान के पास ही बैठा रहा। उसके बाद वैगन दोबारा चल पड़ी। आखिर ये तवील सफर खत्म हो गया और वैगन 1-2 मोड़ मुड़ने के बाद सड़क के पत्थरों पर चलती हुई एक जगह रुक गई। इमरान तातारी के साथ वैगन के बंद डिब्बे से बाहर निकल आया। बर्फबारी रुक चुकी थी। आसमान सुरमई रंग के बादलों और धुंध में छुपा हुआ था। जमीन बर्फ से सफेद थी। दरख्त भी सफेद थे। सुबह के उजाले की फीकी फीकी रोशनी सी फैलने लगी थी। सामने सफेद के बर्फ से ढके दरख्तों की एक कतार के पीछे ढलवान छतों वाले कुछ मकान एक तरफ को झुके झुके से दिखाई दे रहे थे। एक मकान के ऊपर को उठी हुई चिमनी में से धुएं की लकीर ऊपर को उठ रही थी। तातारी ड्राइवर भी वैगन बंद करके आ गया था। दोनों तातारी मुसलमान इमरान को साथ लेकर एक मकान पर आए और दरवाजे पर दस्तक दी। एक सफेद रीश भारी भरकम मंगोल चेहरे वाले सुर्खो सफेद बूढ़े ने दरवाजा खोला और इमरान को गौर से देखा। दोनों तातारी मुसलमानों ने अस्सलाम वालेकुम कहा। इमरान ने भी बूढ़े को अस्सलाम वालेकुम कहा। वालेकुम अस्सलाम। मंगोल चेहरे वाले मुसलमान ने जवाब दिया और मुस्कुराकर इमरान से हाथ मिलाया। मुस्कुराते वक्त मंगोल बुजुर्ग की तिरछी आंखें और छोटी हो गई। वो कमरे में दाखिल हो गए। छोटा सा कमरा था जो मशरकी अंदाज का आईनादार था। जमीन पर पुराना सा कालीन बिछा हुआ था। एक तरफ कालीन के ऊपर गदेले वाला बिस्तर लगा था और बिस्तर पर फूलदार लिहाफ के अलावा 3-4 ऊनी कंबल भी पड़े थे। कमरे के आतिशदान में लकड़ी जल चुकी थी और उसके सुर्ख कोयलों पर सफेद राख जम रही थी। कमरे की फजा उतनी ही गर्म थी कि सर्दी का एहसास बहुत कम हो रहा था। कमरे के वस्त में एक तश्त में रूसी समावार रखा हुआ था जिसके इर्द गिर्द 6-7 फिंजान यानी बगैर कुंडे के छोटी प्यालियां पड़ी थीं। कमरे में चाय की धीमी धीमी खुशबू फैली हुई थी। एक भारी बदन की अधेड़ उम्र सुर्खो सफेद खातून रूसी समावार के पास बैठी थी। उसका सर नीले और सफेद फूलदार रुमाल से ढका हुआ था। इमरान ने उस खातून को भी अस्सलाम वालेकुम कहा। खातून ने जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहा और रूसी समावार की टूटी में से प्यालियों में चाय डालने लगी। सफेद रीश मंगोल मुसलमान बुजुर्ग ने इमरान को अपने पास बिठा लिया और उर्दू जबान में पूछा, अजीजम पाकिस्तानिया? इमरान ने कहा, पाकिस्तान। सफेद रीश मंगोल ने उर्दू में कहा, पाकिस्तान मुसलमान की जान। इमरान का चेहरा खुशी और फख्र से सुर्ख हो गया। ये तातारी और मंगोल मुसलमान पाकिस्तान से और पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों से दिली प्यार करते थे। इमरान की बाएं जानिब बैठे हुए तातारी मुसलमान ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाह तातारिस्तान मुसलमान। सफेद रीश बुजुर्ग मुस्कुरा रहे थे। कहने लगे, हम तातारी मुसलमान हैं।
हमारा भी इस्लामी मुल्क तातारिस्तान बन गया है। मॉस्को में हम लोग लोमड़ी की खालों का छोटा मोटा कारोबार करते हैं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? इमरान बोला, इमरान बेग। दूसरे तातारी मुसलमान ने मुस्कुराते हुए अपने सीने पर हाथ रख कर कहा, तुगरल बेग। और फिर सब खुशी से हंसने लगे। उस मुसलमान तातारी का नाम तुगरल बेग था और वो भी ऐबक मुसलमान था। कमरे में बिजली का बल्ब रोशन था, जिसकी रोशनी में अधेड़ उम्र खातून के दोनों कानों के करीब लटकती हुई चुटियों के सफेद बाल चमक रहे थे। इतने में दरवाजा खुला और एक और ऊंचा लंबा दाढ़ी वाला तातारी लंबे कोट की बर्फ झाड़ते हुए कमरे में दाखिल हुआ। इमरान ने उसे फौरन पहचान लिया। वो डिस्पेंसरी वाला तातारी मुसलमान था जिसने उसे केजीबी के उकूबत खाने से फरार करवाया था। इमरान उसे देखकर उठ खड़ा हुआ। तातारी मुसलमान ने उसे अपने सीने से लगा लिया और सबको अस्सलाम वालेकुम कहकर तातारी या रूसी जबान में बुजुर्ग मुसलमान मंगोल से कोई बात की। सब यक जबान होकर बोले, मरहबा, जज़ाकल्लाह। दूसरे कमरे के दरवाजे का पर्दा हटा और एक नौजवान लड़की हाथों में तश्त थामे दाखिल हुई। उसके स्याह बालों की दोनों चुटियां कानों के पास लटक रही थीं और उसने अपने सर पर फूलदार कढ़ाई की नीली चौगोशा टोपी पहनी हुई थी। तश्त उसने उस बुजुर्ग खातून के सामने लाकर कालीन पर रख दिया। तश्त में 4-4 टुकड़ों में कटे हुए सुर्ख कुलचे, एक शहद और एक बालाई का प्याला रखा हुआ था। लड़की ने इमरान को अस्सलाम वालेकुम कहा। जवाब में इमरान ने भी बड़े एहतराम के साथ वालेकुम अस्सलाम कहा। लड़की कालीन पर दो जानू होकर बैठ गई और छोटी छोटी खाली प्यालियों में शहद और बालाई डालकर सबके आगे रखने लगी। फिर उसने कुलचों की प्लेट उठाई और सबको पेश की। सबने कुलचे का एक एक टुकड़ा उठा लिया। बुजुर्ग मंगोल ने, जो उर्दू जबान जानता था, इमरान से कहा, ये मेरी पोती है, इसकी मंगनी कर दी गई है, इसका नाम फातिमा है। लड़की शर्मा कर तश्त एक तरफ करके बुजुर्ग खातून के पास बैठ गई। इमरान अब सिर्फ उस मंगोल बुजुर्ग ही से बात कर सकता था। बाकी तातारियों में से किसी को उर्दू बोलनी नहीं आती थी। उसने बुजुर्ग मंगोल को मुखातिब करते हुए कहा, मोहतरम, मैं आप लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों की मदद से मुझे केजीबी के उकूबत खाने से रिहाई नसीब हुई और आपने मुझे अपने यहाँ पनाह दी। बुजुर्ग मंगोल ने सीने पर हाथ रख कर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान का फर्ज है कि वो मुसीबत में दूसरे मुसलमान भाई की मदद करे। तुम मुमलिकत इस्लामी पाकिस्तान के मुसलमान हो। पाकिस्तान इस्लाम का कला है। हमें पाकिस्तान पर फख्र है कि वो दुनिया में पहला इस्लामी एटमी ताकत वाला मुल्क बन गया है। इमरान ने कहा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप मेरी वजह से किसी मुसीबत में फंस जाएं। मेरा यहाँ आपके पास ज्यादा देर रहना ठीक नहीं होगा। इस वक्त तक केजीबी को मेरे फरार का इल्म हो चुका होगा और उसके जासूस और रूसी पुलिस और उनके खूनी कुत्ते मेरी तलाश में निकल आए होंगे। यहाँ डिस्पेंसरी वाले तातारी मुसलमान ने मंगोल बुजुर्ग को मुखातिब करके कुछ बातें की। मंगोल बुजुर्ग ने मुझसे कहा, ये कहता है कि तुम हमारे पाकिस्तानी मुसलमान भाई हो। हम तुम्हारे लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। तुम जितनी देर चाहे हमारे पास रह सकते हो। रूसी पुलिस के आदमी इस तरफ नहीं आएंगे। ये जगह महफूज है। इमरान सोचने लगा, ये भोले भाले तातारी मुसलमान नहीं जानते कि केजीबी और रूसी पुलिस कितनी खूंखार है, और इसे अगर पता चल गया तो इस छोटे से पुरअमन मुसलमान घराने पर क्या कयामत टूट पड़ेगी। वो खामोशी से सबके साथ मिलकर नाश्ता करने लगा। नाश्ते के बाद इमरान ने गर्म पानी से गुस्ल किया। उसने सिर्फ गर्म पतलून पहने रखी, बाकी सारे कपड़े तब्दील कर लिए। उसे एक रुईदार बंडी बनियान की जगह पहनने को और एक गर्म लंबी कमीज, एक बंद गले वाला घर में बना हुआ लंबा ऊनी स्वेटर और एक चमड़े की जैकेट और लोमड़ी की खाल की बनी हुई निस्वारी रंग की टोपी और लंबी पोस्तीन पहनने को दी गई। गर्म पानी में नहाने और नए गर्म कपड़े पहनने के बाद इमरान को महसूस हुआ कि वो फिर से जिंदा हो गया है। उसके जिस्म पर चोटों के जख्म डिस्पेंसरी में ही काफी ठीक हो गए थे। उन तातारी मुसलमानों की मेहमान नवाजी ने उसे फिर से ताजा दम कर दिया था। उसके बाद उसे एक छोटे से अलहदा कमरे में कालीन पर 2 कंबल डालकर सुला दिया गया। गर्म पानी में गुस्ल करने से इमरान का जिस्म हल्का फुल्का हो गया था। कई दिनों के बाद उसे किसी हद तक आराम की नींद नसीब हुई थी। वो सुबह का सोया दोपहर के बाद तक सोता रहा। डिस्पेंसरी वाले तातारी मुसलमान की ड्यूटी शाम को शुरू होती थी। उसने बुजुर्ग मंगोल की मदद से इमरान को समझाया कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं। वो यानी तातारी मुसलमान तुगरल बेग आज ड्यूटी पर जाएगा तो उसके फरार के बाद की सारी रिपोर्ट ला कर देगा कि रूसी पुलिस उसे कहां कहां तलाश करती फिर रही है। दोपहर को सबने मिलकर एक ही दस्तरखान पर खाना खाया और फिंजानों में कहवा पिया। शाम से जरा पहले तुगरल बेग ड्यूटी देने डिस्पेंसरी चला गया। उसे रात के 2 बजे ड्यूटी खत्म करके आना था। रात का खाना भी सबके साथ इमरान ने एक ही दस्तरखान पर बैठकर खाया और कहवा पिया। रात को सोने से पहले इमरान को पीने के लिए बकरी का दूध दिया गया। इमरान ने बुजुर्ग मंगोल से कहा कि जब रात को तुगरल बेग डिस्पेंसरी से वापस आए तो उसे उठा दिया जाए ताकि उसे मालूम हो सके कि रूस की इंटेलिजेंस और रूस की पुलिस उसकी तलाश में कहां कहां छापे मार रही है
اور کس قسم کے اقدامات کر رہی ہے۔ شروع رات ہی عمران سو گیا۔ جب آدھی رات کے بعد تغرل بیگ ڈیوٹی سے واپس آیا تو بزرگ منگول نے عمران کو جگا دیا۔ تغرل بیگ اس سے پہلے منگول بزرگ کو سب کچھ بتا چکا تھا، چنانچہ اس نے عمران کو جگا کر کہا، تغرل بیگ نے بتایا ہے کہ KGB کے جاسوس اور روسی پولیس سارے ماسکو شہر کو گھیرے میں لے کر جگہ جگہ چھاپے مار رہی ہے اور اسے تلاش کر رہی ہے۔ عمران نے فکر مندی کے ساتھ پوچھا، ڈسپنسری میں کسی کو تغرل بیگ پر تو شک نہیں پڑا؟ اس کے جواب میں منگول بزرگ نے کہا، یہ سوال میں نے بھی تغرل سے کہا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ اس نے تمہیں اس طریقے سے فرار کروایا ہے کہ وہاں پیچھے کوئی نشان وغیرہ نہیں رہا۔ تغرل بیگ نے تمہارے فرار کے بعد کھڑکی کے ساتھ بندھی ہوئی رسی اوپر اٹھا لی تھی اور کھڑکی کو بند کرنے کے بعد اس پر سے تمہارے اور اپنے ہاتھوں کے نشان کپڑے سے رگڑ کر صاف کر دیے تھے۔ برف باری کی وجہ سے کھڑکی کے نیچے تمہارے اور ہمارے آدمیوں کے پاؤں کے نشان بھی برف تلے دب گئے تھے۔ برف کی تہ میں دبے ہوئے پاؤں کے نشانوں کی بو KGB کے سدھائے ہوئے کتے بھی نہیں سونگھ سکتے۔ اس کے بعد تمہیں کوڑے کے ڈرم میں بٹھا دیا گیا تھا اور ہمارے آدمی وہاں سے نکل کر سیدھے اس جگہ آ گئے تھے جہاں تمہیں کوڑے کے ڈھیر میں سے نکالنا تھا۔ تغرل بیگ نے برف باری کی رات تمہارے فرار کے لیے اس لیے منتخب کی تھی کہ برف باری میں زمین پر پاؤں کے نشان برف میں دب جاتے ہیں۔ KGB صرف ڈسپنسری کے باہر پہرا دینے والے دونوں سپاہیوں کو گرفتار کر کے لے گئی۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تغرل بیگ نے بھی سر ہلا کر بزرگ منگول کی تائید کی۔ عمران کو یہ جان کر خوشی ہوئی کہ اس کے محسن تغرل بیگ پر کوئی آفت نازل نہیں ہوئی۔ تاتاری مسلمان بزرگ نے عمران سے ایک بار ضرور پوچھا تھا کہ وہ کیا مشن لے کر روس میں داخل ہوا تھا، جس کے جواب میں عمران نے اسے صرف اتنا ہی بتایا تھا کہ اس کا کوئی مشن نہیں تھا اور وہ پاکستان کا ایجنٹ وغیرہ بالکل نہیں۔ روس کا تجارتی جہاز بمبئی کی بندرگاہ پر جہاں لنگر انداز تھا، وہ غلطی سے اس طرف نکل گیا اور روسی جہاز کے قریب کھڑے ہو کر اس کا جائزہ لے رہا تھا کہ یہ کتنا بڑا جہاز ہے۔ تبھی روسی انٹیلیجنس والے اسے پکڑ کر جہاز پر لے گئے اور ایک کیبن میں بند کر دیا۔ وہ اسے پاکستانی جاسوس سمجھ بیٹھے تھے۔ عمران بولا، جبکہ میں پاکستانی جاسوس نہیں تھا۔ روسی کپتان مجھے روس لے آیا اور ولاڈیواسٹک کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوتے ہی KGB کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد مجھ پر وحشیانہ تشدد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ عمران ان لوگوں کو بھی اپنے مشن کے بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا۔ خفیہ معاہدے کی فلم کی ٹیوب اس وقت سے اس کے گلے کے اندر والی پاکٹ میں محفوظ تھی۔ صبح باتھ روم جا کر منہ ہاتھ دھوتے وقت عمران چھوٹی سی فلم کی ٹیوب کو نکال کر صاف کر لیا کرتا۔ جب عمران کو ان نیک دل تاتاری مسلمانوں کے گھر میں رہتے ہوئے ایک ہفتہ گزر گیا تو اس نے بزرگ تاتاری سے کہا، محترم، اس سے زیادہ دیر میرا آپ کے ہاں رہنا مناسب نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کسی ایسی جگہ چھوڑائیں جہاں سے میں کسی مسلمان ملک یعنی تاتارستان یا تاجکستان کی طرف فرار ہو سکوں۔ بزرگ تاتاری نے کہا، برخوردار، ابھی تمہارا یہاں سے نکلنا ٹھیک نہیں، کچھ دن اور رک جاؤ، اس کے بعد ہمارے آدمی تمہیں خود کسی نہ کسی مسلمان ملک چھوڑائیں گے۔ ایک ہفتہ مزید گزر گیا۔ عمران وہاں بیٹھے بیٹھے اکتا گیا تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ وہ ان غریب تاتاری مسلمانوں پر جو محنت کش تھے بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا۔ عمران کی موجودگی سے ان پر کوئی بھاری آفت نازل ہو سکتی تھی، لیکن ان بہادر اور دلیر تاتاری مسلمانوں نے عمران کو اپنے ہاں پناہ دے کر بہت بڑا خطرہ مول دیا تھا اور اسلام اور پاکستان کی محبت میں انہوں نے اس خطرے کی کوئی پرواہ نہیں کی تھی۔ مگر عمران اس سے زیادہ ان سادہ لوح تاتاری مسلمانوں کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ اس کے اصرار کے باوجود یہ لوگ عمران کو ابھی کچھ روز اپنے پاس ہی رکھنا چاہتے تھے۔ شاید انہیں احساس تھا کہ اگر وہ وہاں سے نکلا تو پکڑا جائے گا، کیونکہ اس علاقے کے حالات سے وہ زیادہ واقف نہیں تھا۔ آخر ایک روز انہوں نے عمران کو وہاں سے جانے کی اجازت دے دی۔ بزرگ تاتاری نے عمران سے کہا، کل رات کو تغرل بیگ تمہیں یہاں سے نکال کر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ تم اس کے ساتھ دور دراز ایک جنگل میں سفر کرو گے، اس کے بعد ویران علاقہ شروع ہو جائے گا۔ وہاں سے تم نقشے اور سورج کے طلوع و غروب کو دیکھ کر شمال مغرب کی طرف سفر کرو گے۔ اگر تم دن میں 4 گھنٹے بھی پیدل چلو تو تیسرے دن استراخان کے چھوٹے سے شہر میں پہنچ جاؤ گے۔ وہاں سے تمہیں ایک ریل گاڑی مل جائے گی جو تاتارستان کے اسلامی ملک کے سرحدی اسٹیشن تک جاتی ہے۔ یہ 4 دن کا سفر ہوگا۔ تاتارستان کا بارڈر کراس کرنا تمہارا کام ہوگا۔ یہ بارڈر تم رات کی تاریکی میں عبور کر سکو گے۔ ایک بار تم تاتارستان کے دارالحکومت میں پہنچ گئے تو پھر روسی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وہاں کے جامع مسجد کے امام مصطفیٰ بخاری صاحب کو ملنا اور میرا انہیں سلام کہنا۔ وہ تاتارستان سے تمہارا پاکستان جانے کا انتظام کر دیں گے۔ اس کے بعد تاتاری بزرگ نے عمران کو گھٹنوں تک اونچے چمڑے کے بوٹ دیے، لومڑی کی کھال کا ایک لمبا گرم کوٹ دیا، ایک لمبا اونی گلو بند دیا۔ لومڑی کی کھال کی بنی ہوئی نسواری رنگ کی ٹوپی پہلے سے اس کے پاس موجود تھی۔ اس ٹوپی سے اس کے کان بھی چھپ جاتے تھے۔
बुजुर्ग तातारी मुसलमान कहने लगा, रूस में बर्फबारी का मौसम शुरू हो चुका है। दिन में 4 घंटे से ज्यादा पैदल सफर न करना। जिस रात इमरान को उन नेक दिल तातारी मुसलमानों के घर से रवाना होना था, उन्होंने एक थैले में 6-7 दिन की खुश्क खुराक डालकर उसके साथ कर दी। 2 माचिस की डिब्बियां और 2 ताम चीनी के मग और चाय की पत्ती का एक पैकेट भी दे दिया। वो बोले, रास्ते में जिस जगह दरख्तों की गिरी पड़ी सूखी शाखें देखो, आग जलाकर उसमें बर्फ डालकर चाय बना लेना और बर्फ को पिघलाकर पानी भी पी लेना। उन्होंने इमरान को एक छोटा सा नक्शा भी दिया जिसमें समतें और शहर के नाम अंग्रेजी में लिखे हुए थे। ये सारी चीजें उसने संभाल कर अपने पास रखी। तातारी बुजुर्ग ने तुगरल को सब कुछ समझा दिया था। वो सबको बड़े अदब से सलाम करके और मर्दों के गले मिलकर रुखसत हुआ। तातारी बुजुर्ग इमरान और तुगरल बेग को अलविदा कहने वैगन के डिब्बे तक आए जो उनके मकान से कुछ दूर खड़ा था। उस रात बर्फ नहीं गिर रही थी, मगर चारों तरफ जमीन और दरख्त सफेद बर्फ से ढके हुए थे और सर्द बर्फीली हवा चल रही थी। इमरान तुगरल बेग के साथ ही अगली सीट पर बैठ गया। अपना थैला उसने वैगन में पीछे रख दिया। तातारी बुजुर्ग ने इमरान को एक बार फिर गले लगाया और हाथ उठाकर दुआ मांगकर उससे रुखसत किया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।